गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिकेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अल्फा, बीटा एंड गामा को स्टडी करेंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड रेडिएशन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एटम के साथ। तो हमें पता है कि बेटा जितना भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, और एटम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और जो मास होता है एटम का वो किसके इक्वल होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एटम है उसके क्या है, दो पार्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, द न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर में। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड वाइल मूविंग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ठीक है, इसी कारण से इन ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, देखिए ये कोई एलिमेंट का, अगर हमने किसी भी एलिमेंट को की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए जो एक्स होता है वो क्या है, एलिमेंट सिंबल। ठीक है, ए क्या यहाँ पे है, मास नंबर, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, और जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल हैं, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को किसके साथ डिनोट करते हैं, जेड के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है, एन के इक्वल, एन से डिनोट करते हैं। मास नंबर को किसके साथ डिनोट करते हैं, ए के साथ। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, वो किसके इक्वल होता है, मास नंबर के। इट मीन्स जो मास नंबर के इक्वल है वो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एन प्लस जेड। देखिए यहाँ पे जेड की जगह पी आना चाहिए था, है ना, तो प्रोटॉन आने चाहिए थे, पर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू एन प्लस जेड। ठीक है, तो इन्हीं के बिहाफ पे, जेड एंड ए के बिहाफ पे, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए क्या है, मास नंबर। इन्हीं के बिहाफ पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आइसोटॉप, आइसोबार एंड आइसोटोन में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी करेंगे आइसोटोप के बारे में। ठीक है, तो आइसोटोप में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पर डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होता है, और जो हमारा एटॉमिक मास है, जो हमारा मास नंबर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो हाइड्रोजन होता है उसके क्या होते हैं, तीन आइसोटोप होते हैं। ठीक है, जिनमें एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 111, पर क्या है, जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, वो ली है कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन के क्या है, तीन आइसोटोप है। ठीक है, C612, C613 एंड C614। ओके, तो इनमें जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। और इन तीनों में से जो हमारा C612 है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, पर अगर मैं C613 की बात करूं तो उसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, 7 है, और अगर C614 की बात करूं तो उसमें कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो देखिए जो कार्बन है इन तीनों में क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं, मतलब जिनमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, सिंबल क्या होता है, सेम होता है, और जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल भी ले सकते हो। क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से,
17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो आइसोटोप होते हैं वो बेटा होते हैं टिन के, ठीक है। टिन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप, और इसके कितने आइसोटोप होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, इसके 10 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। और ये जो आइसोटोप होते हैं ना बेटा, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल आइसोटोप, एक होते हैं अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। तो जो स्टेबल आइसोटोप होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या है, C612, C613 और C614, ठीक है। तो C612, C613 और C614 में से जो हमारा C612 है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है, 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टेबल आइसोटोप, ठीक है। पर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा आइसोबार के बारे में, ठीक है। आइसोबार में क्या होता है कि मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हम एटम्स लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, जिनका मास नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है पोटाशियम और कैल्शियम का, ठीक है। तो इनका एटॉमिक नंबर देखिए, पोटाशियम का कितना है 19 और कैल्शियम का कितना है 20, पर अगर इनका मास नंबर हम देखें तो मास नंबर इनका क्या है, 40 है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम का भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12, ठीक है। पर जो मास नंबर है दोनों का वो कितना है 23, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जांपल भी कोट कर सकते हो, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 6, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, पर अगर इनका मास नंबर की बात करूं तो वो कितना है 14, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है वो एलिमेंट्स जिनके मास नंबर क्या है सेम है पर एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा आइसोटोन्स, ठीक है। तो आइसोटोन्स में क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, पर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इट मींस एटम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं जो एग्जांपल है वो है पोटेशियम एंड कैल्शियम की, तो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। 30 पोटेशियम का है 19 और कैल्शियम का है 20, ठीक है। तो मास नंबर कितना है पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का कितना है 40, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करें तो न्यूट्रॉन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 39 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा 20, और 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो ठीक है। तो दोनों के केसेस में क्या है 20 न्यूट्रॉन्स हैं इनके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, okay, and they have different chemical and physical property, okay, that is basically isotones. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी वो हेनरी बेकवेल ने की थी इन 1896 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा था अपनी स्टडीज के दौरान, तो उन्होंने देखा था कि जो यूरेनियम है वो किस पे इफेक्ट कर रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि once in a dark room he left a uranium salt wrapped in a black paper on a photographic plate, okay. So after some days he was surprised to find that the photographic plate had been affected, and later on the same observation has been made with the other salt of uranium, okay. So from these observation he conclude that जो यूरेनियम था उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती है, ठीक है, विच कैन पास थ्रू द कवर लाइक ब्लैक पेपर, ग्लास और वुड एक्सेट्रा, एंड दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ओके। सो उन्होंने उन रेज को क्या नाम दिया था, बेक्वेरेल रेज, और आफ्टर सम टाइम इसे नाम क्या दिया गया था, रेडियो एक्टिविटी, ओके।
तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1898 में रदरफोर्ड ने इन रेस को स्टडी किया था और इन रेस को रदरफोर्ड ने 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन की थी उनकी पेनिट्रेटिंग पावर पे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और अनचार्ज, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज थे उन्हें हम बोलते थे अल्फा डिके, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स तो उनके डिके को क्या बोलते थे, अल्फा डिके बोलते थे, ठीक है। जो हमारे पास थी नेगेटिवली चार्ज वो थी बीटा पार्टिकल और जो अनचार्ज थी वो क्या थी हमारे पास गामा रेडिएशन, ठीक है। और इनके डिके को हम क्या बोलते थे, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। एंड जो सब्सटेंस इन रेडिएशन को इमिट करते थे उन्हें हम क्या बोलते थे, रेडियो एक्टिव। तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो रेडिएशन थी इन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ठीक है। तो जो अल्फा रेज होती है बेटा वो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं कि जिन्हें हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इट इज सेम एज ए डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, क्योंकि जो हीलियम एटम होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो बीटा रेज होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होती है और ये विद इन द न्यूक्लियस ही क्रिएट होती है। और जो गामा रेज होती है वो क्या होती है, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं, ओके। तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है बेटा वो क्या होती है कि जो न्यूक्लियाई होते हैं नेचुरली अकरिंग हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम, पोलोनियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये कंटिन्यूसली रेडिएशंस को क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। और ये जो रेडिएशंस होती है वो क्या होती है, इनविजिबल रेज होती हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली रेज एमिट करने के कारण जो ये रेज एमिट करते हैं, लाइक अल्फा रेज एमिट करते हैं या बीटा रेज या गामा रेज, कोई भी रेज अगर वो एमिट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मोर स्टेबल एलिमेंट्स बन जाते हैं, ओके। तो रेडियो एक्टिविटी देखिए, जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी ये कंटिन्यूसली एमिट करते हैं, मतलब रेज को एमिट करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। ये इनकी क्या होती है, बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि द सब्सटेंस विच एमिट दिस रेडिएशन वर कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस, ओके। तो हम रेडियो एक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वो फिनोमिना जिसमें जो हमारा न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है वो क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोलेबल डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जैसे पहले अनस्टेबल था तो वो फर्दर टूटता है, ठीक है, फिर टूटता है, कंटिन्यूसली रेस को एमिट करता है, ठीक है। तो वो कौन सी रेस को एमिट करता है, वो अल्फा बीटा और गामा रेस को एमिट करता है और उसके बाद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट्स विद द एमिशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अल्फा पार्टिकल के बारे में, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स की स्टडी थी ये रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी, ठीक है। जिसमें उसने देखा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो अल्फा पार्टिकल्स है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो बीटा है और जो अनचार्ज है वो हमारे पास क्या है, गामा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है उनमें भी क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, मास नंबर। तो मास नंबर कितना होगा हीलियम न्यूक्लियाई का, 4 होगा, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके कारण से होता है, प्रोटॉन्स के कारण से होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, अल्फा डिके कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्फा डिके है वो बेसिकली हैवी न्यूक्लियस में होता है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 83, ओके। तो ये क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, ये जिनमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चार्ज इनका क्या होता है, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये एयर में फ्यू इंचेस तक ट्रेवल कर रहते हैं और दे कैन बी स्टॉप बाय ए शीट ऑफ पेपर और क्लॉथिंग, ठीक है। एंड रिमेंबर
रिमेंबर दैट जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड while passing through the thin mica foils, ठीक है, and they also destroy the living cell and also cause biological damage, ठीक है। ये आपको चीजें याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है और ये क्या क्या कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जब अल्फा डिके होता है तो जो अनस्टेबल एटम है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ZX से, ठीक है, Z क्या है उसका एटॉमिक नंबर, X क्या है एलिमेंट और A क्या है मास नंबर, ठीक है। तो जब ये डिके होता है तो जो हमारा मास नंबर होता है वो 4 यूनिट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो Y हमने जो डॉटर न्यूक्लियस या मोर स्टेबल एटम बना है हमारे पास, उसमें हमने क्या लिखा है A-4, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मास नंबर है वो कितने यूनिट डिक्रीज हुआ है, 4 यूनिट, ठीक है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितने यूनिट डिक्रीज हुआ है, 2 यूनिट, ठीक है। तो इसीलिए हमने A-4 और Z-2 लिखा है यहाँ पे। और हमारा इमिट क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है 4 हीलियम 2, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिया है एक अल्फा पार्टिकल का जिसका एटॉमिक नंबर है कितना है 88 और मास नंबर कितना है 226, ठीक है। तो आफ्टर अल्फा डिके 226 में से 4 यूनिट करोगे डिक्रीज तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 222, ठीक है, और 88 में से 2 यूनिट डिक्रीज करोगे तो क्या आ जाएगा 86 और क्या इमिट होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, ओके। तो यहाँ पे इसको हमने एक जनरल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, एक्स की जगह हमने रेडियम लिया है, ठीक है, वाई की जगह हमने डॉटर न्यूक्लियस की वैल्यू पुट की है और हीलियम पार्टिकल एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट ये भी किसका एग्जाम्पल है, अल्फा डिके का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनमें भी क्या हो रहा है कि जो हमारा देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है उसका कितना है एटॉमिक नंबर 222, ठीक है। जब अल्फा डिके हो जाएगा तो इसका मास नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा, 4 डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप 222 में से 4 को माइनस करोगे आपका कितना आएगा 218, ठीक है। तो जब आपको एटॉमिक नंबर कितना है इसका 86 में से 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 84, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब अल्फा डिके होता है मास नंबर कितना डिक्रीज होता है 4 और एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होता है 2 और क्या एमिट होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, ओके। तो ये जो अल्फा डिके होता है बेसिकली इट इज द ट्रांसमुटेशन, इज द चेंजिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर, ठीक है। जो हमारा अनस्टेबल होता है जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, और साथ में क्या होता है एमिट क्या होता है हमारा हीलियम न्यूक्लियाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा बीटा डिके के बारे में, ठीक है। तो ये जो बीटा डिके है ये होता है न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई में, ठीक है, जिसमें जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाद इजेक्ट हो जाता है न्यूक्लियस से, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे बीटा पार्टिकल्स की, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनका सेम चार्ज होता है एंड मास होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, और इट कैन बी स्टॉप्ड बाय ए ग्लास प्लेट, एल्यूमिनियम फॉइल और ए ब्लैक वुड, ठीक है। और आपको ये याद रखना है बीटा पार्टिकल ऑल्सो अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, एंड बीटा पार्टिकल कॉज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग ए फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, एंड इट कैन कॉज मोर बायोलॉजिकल डैमेज रेदर देन अल्फा पार्टिकल एज दे कैन इजिली पास थ्रू अवर स्किन ऑफ अवर बॉडी, ओके। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, सो दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन होता है बीटा पार्टिकल का दैट इज द ऑपोजिट टू द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है बीटा पार्टिकल का वो क्या होता है मोर होता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है, बट लेस देन दैट ऑफ अ गामा पार्टिकल। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बीटा पार्टिकल्स और सम प्रॉपर्टीज ऑफ द बीटा पार्टिकल, ओके। तो देखिए जो बीटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दैट इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अंडरगोइंग रेडियो एक्टिविटी डिके, ठीक है। तो जब रेडियो एक्टिविटी डिके होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस से हम इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है बीटा डिके जब एक जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो किसमें कन्वर्ट कर जाता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, ओके।
तो क्या होता है कि जब बीटा डिके होता है तो जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस हैज वन लेस न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो इसी कारण से जो न्यूक्लियस होता है उसका न्यूट्रॉन एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पर प्रोटॉन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, ठीक है। तो इसी कारण से जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 1 डिजिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो मास नंबर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो ये जो बीटा डिके है इन्हें किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन डिके भी बोल सकते हैं, बीटा माइनस डिके भी बोल सकते हैं, नेगाट्रॉन डिके भी बोल सकते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिके भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव बीटा डिके और सिंपली बीटा डिके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट नेम्स ऑफ बीटा डिके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल। तो देखिए, जब भी बीटा डिके होता है तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है हमारे पास वो किसमें कन्वर्ट होता है, स्टेबल न्यूक्लियाई में, ठीक है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है वो किसमें स्प्लिट अप हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई में, बीटा पार्टिकल में, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जब भी बीटा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो कितना यूनिट इंक्रीज होगा, 1 यूनिट इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो मास नंबर है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और क्या एमिट होगा, बीटा पार्टिकल एमिट होगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। नीचे एग्जांपल मैंने लिया है मोलिब्डेनम का, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टेक्नीशियम प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पोलोनियम है उसका जो मास नंबर है वो कितना है, 218, ठीक है। तो जब बीटा डिके होता है तो मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। पर जो उसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 84। तो आफ्टर द बीटा डिके तो उसका एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो बेटा हम स्टडी करेंगे गामा डिके के बारे में, ठीक है। तो जो गामा डिके है या गामा रेस है वो हमारी क्या है, थर्ड काइंड ऑफ रेस, ठीक है, जो रदरफोर्ड ने स्टडी की थी। तो ये क्या होती हैं, अनचार्ज रेस होती हैं, ठीक है, जिन्हें रदरफोर्ड ने गामा रेस का नाम दिया है, ठीक है। दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा एंड बीटा, ठीक है। दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद हाई फ्रीक्वेंसी। और जब भी एटम डिके होता है अल्फा और बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, नए पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। पर जो हमारा गामा डिके होता है ये नए पार्टिकल्स नहीं बनाता, बट क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और जो एक्सेस एनर्जी होती है जो डिके के दौरान निकलती है वो क्या होती है, एमिटेड एज ए गामा रेस, ठीक है। और इनका जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻12 जूल, ओके। तो ये जो गामा डिके होता है बेसिकली एमिशन ऑफ न्यूक्लियर फोटॉन फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है उसके पास क्या होती है, एक्सेस एनर्जी होती है, ठीक है। जब डिके होता है तो वो अपने एक्सेस एनर्जी को गामा रेस की फॉर्म में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियाइड है वो दूसरे न्यूक्लियाइड में चेंज नहीं होता और उसका आइडेंटिटी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज दे हैव नो मास एंड नो चार्ज and they are most penetrating and can be stopped by 1 meter thick concrete or a several centimeter thick sheet of a lead, okay। तो जो गामा रेडिएशन होती है इनका जो स्पीड होता है वो सेम होता है एज ए लाइट, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट एंड इट कॉज फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक विद ए फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। और जो गामा रेडिएशन होता है वो क्या होता है, ऑल्सो डाइफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टल लाइक एक्सरेज, ठीक है। एंड जो ये हमारी गामा रेडिएशन होती है दे कैन इजिली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर दे कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। एंड दे आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आउट ऑफ द अल्फा और बीटा पार्टिकल जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है वो किसका है, गामा डिके का है, ओके। नेक्स्ट है बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गामा डिके की एग्जांपल, ठीक है। तो गामा डिके में क्या होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई में रिलीज हो जाता है। तो कैसे रिलीज होता है, जब जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो डिके के दौरान उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस की अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ओके।
तो देखिए जो गामा डिके होता है और एक्स-रे में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है? जो गामा रेज़ और एक्स-रे होती है दोनों क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ठीक है? पर इनके सोर्सेज़ क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट होते हैं। जो गामा फोटॉन्स होते हैं वो इजेक्टेड होते हैं फ्रॉम द एक्साइटेड न्यूक्लियस, ठीक है? पर जो एक्स-रेज़ होती है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ओके? That is the basically difference between gamma rays and X-rays. Okay, no doubt they both are the electromagnetic radiations. Okay. एंड जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेशन पावर के बारे में। जो पेनिट्रेशन पावर है, देखिए जो अल्फा रेज है वो पेपर के साथ भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है? जो बीटा रेज है वो एल्यूमिनियम शीट के साथ स्टॉप हो जाती है। और जो हमारी गामा रेज है जो लास्ट वन है, इनका पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है? तो इन्हें स्टॉप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 1 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ लेड, ओके? नेक्स्ट है बेटा, देखिए रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा और गामा की बात करेंगे। जो रेंज है चार्ज पार्टिकल की वो क्या होती है? द एवरेज डिस्टेंस दे ट्रेवल बिफोर दे कम टू रेस्ट, ओके? तो रेंज होता है जो अल्फा पार्टिकल का वो होता है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? एंड दे कैन बी स्टॉप बाय ए थिन पीस ऑफ ए पेपर, जो हमने अभी डिस्कस किया। और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनका कितना होता है? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? और ये एयर में कितना ट्रेवल कर लेते हैं? 1700 सेंटीमीटर तक ये ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है? एंड दे हैव अ मैक्सिमम रेंज ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन वाटर एंड अबाउट 0.2 सेंटीमीटर इन लेड, ठीक है? तो ये था बेटा अल्फा बीटा एंड गामा डिके के बारे में, ठीक है? तो जिसमें हमने ये स्टडी किया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो किसकी स्ट्रीम है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, ठीक है? जो बीटा पार्टिकल है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की। और जो गामा है वो क्या है? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? जो अल्फा पार्टिकल का स्पीड होता है वो कितना होता है? नियरली 10 रेज़ टू पावर मीटर सेकेंड इनवर्स। जो बीटा पार्टिकल का होता है उसका जो स्पीड होता है वो लाइट के इक्वल होता है, दैट इज 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। और जो गामा रेज होती है वो उनका स्पीड जो होता है वो लाइट के इक्वल होता है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है? तो क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज और गामा होती है वो उनमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? अल्फा का जो आयनाइजिंग पावर होता है वो ज्यादा होता है, बीटा का क्या होता है? लेस देन अल्फा पार्टिकल, ठीक है? और जो गामा का होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है? पर यही अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की। सबसे कम किसकी होती है? अल्फा की, ठीक है? अल्फा हम स्टॉप कर लेते हैं, ह्यूमन स्किन भी अल्फा पार्टिकल्स को स्टॉप कर देती है और थिन पेपर भी, ठीक है? बीटा पार्टिकल को स्टॉप करने के लिए हमें क्या चाहिए? 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम, ठीक है? और गामा को स्टॉप करने के लिए 30 सेंटीमीटर थिक लेड शीट और फ्यू मीटर थिक कंक्रीट, ओके? तो जो अल्फा पार्टिकल है वो बायोलॉजिकल डैमेज लेस करती है, बीटा पार्टिकल ज्यादा करती है, और जो गामा पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा द डेंजर ऑफ रेडिएशन सोर्स, ठीक है? आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, ठीक है? तो इनका क्या इफेक्ट होता है? देखिए जो बीटा एंड गामा रेज होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है? बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट एंड रीच द सेल ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है? दे आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड एंड आयनाइज्ड बाय द सेल्स एंड दे कैन ऑल्सो कॉज कैंसर, ठीक है? पर जो अल्फा रेज होती है वो क्या होती है? लेस डेंजर होती है एज कम्पेयर टू बीटा एंड गामा रेज, ओके? तो अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए रेस के कांटेक्ट में आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए गामा रेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करती है? स्किन बर्न करती है, ठीक है? रेडिएशन बर्न जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो हमारी जो स्किन होती है या हमारा वो बॉडी पार्ट जो ज़्यादा इन रेस के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है? जल जाता है, ठीक है? या बर्न हो जाता है, ओके? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा द डेंजर ऑफ रेडिएशन सोर्स इनसाइड द बॉडी। तो इनसाइड द बॉडी इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट है? देखिए जो अल्फा रेडिएशन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है? दे कैन स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब्ड एंड आयनाइज्ड बाय द सेल, ठीक है? एंड बीटा एंड गामा रेज क्या है? इनका जो आयनाइजेशन है हमने पहले भी पढ़ा है, इनका आयनाइजेशन क्या होता है? कम होता है, ठीक है? एज कम्पेयर टू अल्फा। तो अल्फा का आयनाइजेशन ज्यादा होता है और पेनिट्रेशन क्या होता है? कम होता है, ठीक है? और जो बीटा एंड गामा है उनका पेनिट्रेशन ज्यादा होता है पर आयनाइजेशन क्या होता है? कम होता है, ठीक है? दैट इज द बेसिकली डेंजर ऑफ रेडिएशन सोर्सेज आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी, ओके?
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में और इनके यूजेस के बारे में। ओके, तो रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो आइसोटॉप दैट इज नेचुरली और आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो जितने भी जो आइसोटॉप्स होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर लेस देन 82, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी के यूजेस कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला इसका यूज है मेडिसिन में। ठीक है, तो मेडिकल यूज इसका क्या है कि देखिए जो गामा रेज होती हैं वो यूज की जाती है टू स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड फॉर फूड। ठीक है, इट किल बैक्टीरिया एंड डज नॉट डैमेज पैकेजिंग। ओके, एंड इन न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है कि जो शॉर्ट लिव्ड आइसोटॉप होते हैं दैट इज यूज्ड एज ए रेडियो एक्टिव प्रेशर दैट पेशेंट रिसीव ऑरली वाया इनहेलेशन और इंजेक्शन। ठीक है, तो ये जो ट्रेसर्स होते हैं दे emit gamma rays from a target area in a patient body and allow specialized machine to produce image for a review by a physician. ठीक है, they can use for a treatment of कैंसर। ठीक है, तो इसमें हम जो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोबाल्ट 60 दैट इज यूज टू ट्रीट कैंसर बाय किलिंग द सेल्स। ठीक है, एंड लाइक सॉर्ट्स ऑफ वीक रेडियो आइसोटॉप सच एज रेडियो सोडियम क्लोराइड, रेडियो आयरन, रेडियो आयोडीन आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, एंड सच रेडियो आइसोटॉप्स आर कॉल्ड द ट्रेसर्स। तो ट्रेसर हम किन्हें बोलते हैं? जो वीक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के सॉल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो सोडियम क्लोराइड, रेडियो आयरन, रेडियो आयोडीन, दे आर यूज फॉर द डायग्नोसिंग। ओके, जो देखिए जो रेडियो सोडियम क्लोराइड होता है दैट इज इंजेक्टेड विद कॉमन सोडियम क्लोराइड इन द ह्यूमन बॉडी एंड द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द ब्लड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज टेस्टेड टू स्टडी द ब्लड सर्कुलेशन एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो कार्डियोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट यूज है रेडियो एक्टिविटी का इन डेटिंग। ठीक है, जो कार्बन होता है उसके 15 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन 14 है दैट इज ए फेमस फॉर बीइंग एबल टू टेल द एज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिकॉज जो कार्बन 14 है इट्स नॉट टेकन बाय डेड मैटर एंड बिकॉज इट हैज ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5400 years. Okay, so that is why it is used in the dating. Okay, नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं शो हाउ प्लांट्स एब्सॉर्ब फर्टिलाइजर एंड दिस हेल्प रिसर्चर फिगर आउट वेयर एंड हाउ मच टू अप्लाई द क्रॉप फॉर मैक्सिमम यील्ड। ओके, एंड ये जो आइसोटोप होते हैं दे ऑल्सो हेल्प फार्मर्स एंड साइंटिस्ट टू कंट्रोल पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया हैज यूज्ड रेडिएशन स्टरलाइजेशन सिंस द मिड 70s टू कंट्रोल मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई infestation. Okay, नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप इन एनवायरमेंट स्टडी एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये जो हमारे रेडियो आइसोटोप होते हैं दैट आर यूज टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड मेजर द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट। ओके, they are also used to control the production of pests that destroy fruit and vegetables crops. Okay, नेक्स्ट जो हम इन रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप का यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यूएस में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं? अबाउट 20%। ओके, तो जो रेडियो आइसोटॉप है उनका हम इंडस्ट्री में यूज कैसे करते हैं? देखिए जो रेडियो आइसोटॉप है उसमें हम यूज करते हैं गामा रेडियोग्राफी। ठीक है, दैट इज यूज टू डिटेक्ट इंटरनल डिफेक्ट्स इन मटेरियल सच एज पाइपलाइंस विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल। ठीक है, तो इसमें ये मटेरियल को डैमेज नहीं करता पर उसका डिफेक्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शिल्डेड रेडियो एक्टिविटी सोर्स होता है, ठीक है, उन्हें हम पाइप के इनसाइड करते हैं, डालते हैं टू द वेल्ड बाय ए मशीन कॉल्ड पाइप क्रॉलर। ठीक है, और एक टेक्नोलॉजी दैट इज आर यूज्ड टू डिटरमाइन क्रैक्स इन बिल्डिंग्स एंड रेल रोड्स। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गामा रेडियोग्राफी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो ये जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है इन्हें डिवाइड किया गया है हाई डोज एंड लो डोज में। ठीक है, हाई डोज ऑफ रेडिएशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोड्यूसिंग एक्यूट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन जो हम करवाते हैं
और लो डोज क्या होता है कि लो एक्सपोजर ऑफ डोज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लो डोज में लॉन्ग पीरियड होता है और हाई डोज में क्या होता है, जो हमारे पास पीरियड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई डोज के बारे में। हाई डोज जो रेडिएशन होती है दैट इज टेंड टू किल सेल्स, इट कॉज इमीडिएट प्रॉब्लम्स टू एनी बॉडी ऑर्गन। देयर आर सेवरल इफेक्ट्स ऑफ हाई डोज रेडिएशन, फॉर एग्जांपल स्किन बर्न, हेयर लॉस, स्टेरिलिटी एंड कैटरेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे लो डोज के बारे में। लो डोज रेडिएशंस क्या होती है, इट कैन डैमेज द सेल एंड स्प्रेड आउट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, सोमेटिक इफेक्ट होता है, और दे कैन ऑल्सो इफेक्ट अवर यूटेरस। ओके, सफर बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड सीन आफ्टर बर्थ। ओके, तो इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। तो ये हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिकेज के बारे में पढ़ा, रेडियो एक्टिविटीज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और उनके मेडिकल यूज, एग्रीकल्चर यूज, इन सभी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर